Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be safe and fine. Class 8 Subject Chemistry Chapter number 2 और आज का जो टॉपिक है वो है नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और इसके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में और इसके डिफेक्ट्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स आई थी उस डिफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए एक साइंटिस्ट जिसका नाम था नील बोहर, उसने 1913 में एक मॉडल पेश किया, एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो इसने 1913 में पेश किया था। इसने ये एटॉमिक मॉडल इसलिए पेश किया था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थी, जो ड्रॉबैक्स थी, उस ड्रॉबैक्स या शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने के लिए, उस शॉर्टकमिंग्स या डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए 1913 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था नील बोहर, इसने एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको हम नील बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं और ये इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नील बोहर ने हाइड्रोजन एटम को एज अ मॉडल लिया था। किस चीज़ को? हाइड्रोजन एटम को इसने एज अ मॉडल लिया था और ये इसलिए एज अ मॉडल, हाइड्रोजन एटम को इसने एज अ मॉडल इसलिए कंसिडर किया था कि ये तो हम अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अब्यूंडेंट है, बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर अस, मतलब बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाता है। और सेकंड, इसकी एक रीज़न ये है कि हाइड्रोजन ये बहुत ज़्यादा एक सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और इसके ऑर्बिट्स में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। इस वजह से इसने हाइड्रोजन एटम को एज अ स्टैंडर्ड या एज अ मॉडल इसने कंसिडर किया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो मेन पॉइंट्स थे वो हम क्या करते हैं, इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्ट पॉइंट था रदरफोर्ड का, वो ये था फर्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस फिक्स ऑर्बिट्स आर शेल्स एंड द एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट्स आर शेल्स इज अ फिक्स। उसने फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वेरियस शेल्स में वो क्या करते हैं, या ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं और उस ऑर्बिट्स या शेल्स की एनर्जी वो फिक्स है, उसकी फिक्स एनर्जी है, उसकी एनर्जी क्वांटाइज है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम एक एटम सपोज कंसिडर करते हैं, ये इसके सेंटर में पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये हो गया शेल और इस शेल में क्या, इसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन वो क्या है, वो मौजूद है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया ऑर्बिट आर शेल और ये इलेक्ट्रॉन है। तो नील बोहर का फर्स्ट पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस सर्कुलर पाथ्स, और उस सर्कुलर पाथ्स को उसने नाम क्या दिया, ऑर्बिट्स आर शेल्स। और इस ऑर्बिट्स या शेल्स को हम क्या, इसको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। उसने ये बताया था कि इन ऑर्बिट्स या शेल्स की एनर्जी ये फिक्स है, इसकी फिक्स एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड एनर्जी होगी, या इसकी एनर्जी हम कहते हैं ये क्वांटाइज्ड है, इसकी एनर्जी क्वांटाइज होगी, इस शेल्स की एनर्जी ये क्वांटाइज एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी फिक्स होगी या एनर्जी इसकी क्वांटाइज होगी। और इसके ये इलेक्ट्रॉन्स इस वेरियस शेल्स में क्या करेंगे, इस वेरियस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ये रिवॉल्व करेंगे, यहाँ पर इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये सर्कुलेट करेंगे। अब इसकी एनर्जी क्वांटाइज का मतलब यह है कि हम सपोज करते हैं कि इस शेल की एनर्जी क्या है, सपोज 10 किलो जूल पर मोल है,
इसकी एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, 10 किलो जूल पर मोल होगी, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अब अगर इस शेल की एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल से कम होती है, कम, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व नहीं कर सकेगा, और ये यहाँ पर जो लोअर एनर्जी शेल है वहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जंप लगाएगा। और अगर इस शेल की एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से मतलब यहाँ से फिर हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिट को क्या करेगा, जंप करेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था नील बोहर एटॉमिक मॉडल का। सेकंड पॉइंट इसका यह था कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। The higher the distance, the higher will be the energy, and the lower the distance, the lower will be the energy of electron. Second उसका ये पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ये न्यूक्लियस के डिस्टेंस से डायरेक्टली दोनों का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, ठीक है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज नियर टू द न्यूक्लियस, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लेस एनर्जी होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, इज अ फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इसकी एनर्जी फिर क्या होगी, इसकी एनर्जी मोर एनर्जी होगी, या इसकी एनर्जी हम कहेंगे क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के करीब होते तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, और इस तरह इलेक्ट्रॉन्स वो मतलब मोर क्विकली वो सर्कुलेशन नहीं कर सकते। न्यूक्लियस इसके ऊपर न्यूक्लियर पुल या न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, इसी वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस वो ज़्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रही है न्यूक्लियस से, मतलब उसकी डिस्टेंस में इंक्रीज आ रही है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का फासला क्या ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाती है। और ये इसलिए कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो कमज़ोर हो जाती है। जब फासला ज़्यादा हो जाता है तो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को वो पोली अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट्स में वो बहुत ज़्यादा क्विकली क्या करते हैं, मोशन करते हैं, रिवॉल्व होते हैं, और इस वजह से फिर इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट नील बोहर का यह था कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन fixed circular orbits, they do not gain or lose energy, that is energy of an orbit is fixed। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस शेल में क्या, इस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है, इसमें ये मोशन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह वो रिवॉल्व कर रहा है, तो इस शेल की एनर्जी क्या है, ये फिक्स एनर्जी होगी। इसकी सपोज 10 किलोग्राम पर मोल है, 20 किलोग्राम पर मोल है, तो ये इस शेल की एनर्जी क्या होगी, ये फिक्स एनर्जी होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व करता है, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी एनर्जी सपोज 10 किलो जूल पर मोल है, तो इसकी ये एनर्जी क्या होगी, इस शेल की ये एनर्जी फिक्स होगी, इसकी एनर्जी फिक्स होगी। और अगर जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी भी 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी होगी। तब तक इसकी एनर्जी फिक्स होगी कि जब तक ये हायर एनर्जी ऑर्बिट में या लोअर एनर्जी ऑर्बिट में चला नहीं जाए। तो इस ऑर्बिट या इस शेल की जो एनर्जी है वो फिक्स है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी। जब तक ये अपने से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में न चला जाए या अपने से लोअर
एनर्जी वाले ऑर्बिट में न चला जाए तब तक इसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। या हम कहते हैं कि इस शेल की एनर्जी, शेल्स या ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है, वो क्वांटाइज है। इसकी एनर्जी क्या है, इस शेल्स की एनर्जी क्वांटाइज है। फोर्थ नंबर पॉइंट ये था कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये शेल है, इसकी एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इससे सपोज हम कहते हैं इस एनर्जी है इसकी 15 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी है इस ऑर्बिट की, और यहाँ पर एक ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी सपोज हम कहते हैं 5 किलो जूल पर मोल है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी तब रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन तब एनर्जी रिलीज करेगा कि जब ये हायर एनर्जी ऑर्बिट को जंप करता है या लोअर एनर्जी ऑर्बिट को क्या करता है, जंप करते, तब इलेक्ट्रॉन या एनर्जी क्या करता है, अब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी रिलीज करता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट में, इससे अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है, इस एनर्जी, इस ऑर्बिट से ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पर जंप करता है तो इस केस में एनर्जी क्या होगी, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। और अगर ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने से ज़्यादा वाले, मतलब इस ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ऑर्बिट में जिसकी एनर्जी सपोज 15 किलो जूल पर मोल है, उसमें जंप करता है, तो इस केस में क्या, एनर्जी विल बी अब्जॉर्ब्ड, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या करेंगे, एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे। और एनर्जी डिफरेंस को यहाँ पर एक फार्मूले से हम लिखते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H म्यू। डेल्टा E क्या है, ये एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। E2 क्या है, ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है, और E1 ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट या लोअर एनर्जी लेवल है, जो बराबर है H म्यू के। H यहाँ पर क्या है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, और म्यू ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इन ऑर्बिट्स का जो एनर्जी डिफरेंस है वो हम क्या, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H म्यू, ये इक्वेशन के बराबर है। डेल्टा E ये क्या है, ये एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। E2 हायर एनर्जी ऑर्बिट है, E1 लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, ये बराबर H म्यू के। H यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है, और म्यू ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट्स एंड कैन नॉट स्टे बिटवीन देम। ये एक पॉइंट है रदरफोर्ड नील बोहर का कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है या इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में यहाँ पर होगा, इसमें वो रिजाइड करेगा, इसमें वो रिवॉल्व करेगा। अगर इस ऑर्बिट में कर रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेगा, इसमें रिवॉल्व करेगा। इसमें कर रहा है इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट्स में, तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस ही ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है। बिटवीन दिम, ये इन शेल्स के दरमियान में नहीं आ सकता कि ये इलेक्ट्रॉन आ जाए और इस शेल्स के दरमियान में आ जाए और इसमें वो क्या करे, रिवॉल्व करना स्टार्ट करे। ये इन बिटवीन नहीं, अगर इस शेल में कर रहा है तो इस शेल में रिजाइड करेगा, अगर इस शेल में है तो इसमें ये रिजाइड करेगा, सर्कुलेट करेगा, और अगर इस शेल में है तो इसमें वो क्या करेगा, अपना सर्कुलेशन करेगा। इन बिटवीन द शेल्स या इन बिटवीन द ऑर्बिट्स वो इलेक्ट्रॉन वो नहीं रख सकता, वो एक शेल में क्या कर सकता है, वो सर्कुलेट कर सकता है, बिटवीन द शेल्स वो नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट इसका यह है कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में क्या करेगा, उन ऑर्बिट्स में वो
रिवॉल्व करेगा, सर्कुलेट करेगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, वो फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट उसका ये है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स 6 ये है कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व in those orbits having fixed angular momentum, having fixed angular मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिट्स में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की, कि मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम हम इस तरह डिफाइन करते हैं, P इज इक्वल टू mv, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज मोमेंटम। ये m इसमें मास है और ये क्या है, वेलोसिटी है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वेरियस सर्कुलर पाथ्स में या सर्कुलर शेल्स में वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और जब ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं तो उसका फिर रेडियस क्या होगा, रेडियस उसका मस्ट होना चाहिए, फिर उसका रेडियस होगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो मोमेंटम जो एक सर्कुलर पाथ में होता है, जिसकी रेडियस हमारे साथ होती है, तो उस मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, उस मोमेंटम को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विद इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग अ स्पेसिफिक आर इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। और ये एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है वो यहाँ पर गिवन है कि ये किस चीज़ के बराबर है, mvr एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है NH डिवाइड बाई 2 पाई। इसमें ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है, रेडियस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम में क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है। तो उसका फिर जब ये सर्कुलर मोशन करता है तो उसका रेडियस फिर होता है r, इसका रेडियस इसका होता है रेडियस। इन इसमें क्या है, इन हम कहते हैं ये ऑर्बिट्स हमें बताएंगे, ऑर्बिट्स मतलब नंबर है कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट शेल्स की, तो यहाँ पर हम n की जगह पुट करेंगे 1। अगर सेकंड की बात करते हैं, सेकंड शेल की, तो फिर n यहाँ पर होगी 2। अगर थर्ड शेल की बात करते हैं तो फिर 3 होगी, और फोर्थ शेल की बात करते हैं तो फिर होगी 4। इस तरह होगी। h क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। h क्या है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे साथ है 6.6262 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 34। इसकी वैल्यू क्या है, 6.6262 मल्टीप्लाइड 10 की पावर माइनस 34 किलो जूल पर मोल। ये इसकी क्या है, ये इसकी वैल्यू है। अगर हम उसको डायग्राम से एक्सप्लेन करें थोड़ा इन ऑर्बिट्स को, जिसको नील बोहर ने नाम दिए थे स्पेसिफिक लेटर्स के LM N को, तो उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि सपोज ये एक एटम हम लेते जिसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये इसके इर्द गिर्द ये एक शेल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और इस तरह ये चौथा। अब ये शेल नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट शेल है, तो इसका n क्या होगा, ये 1 होगा, शेल फर्स्ट। ये शेल सेकंड है तो यहाँ पर n होगा 2। ये शेल थर्ड है तो यहाँ पर n होगा 3, और ये शेल फोर्थ है तो यहाँ पर n क्या होगा, n होगा 4। अब इसको नील बोहर ने लेटर्स से रिप्रेजेंट किया था। इस वो शेल जो फर्स्ट शेल है उसको उसने नाम दिया था K, सेकंड का नाम था L, थर्ड का था M, और इस तरह फोर्थ का था N। नाम था KLM
N, और ये फर्स्ट शेल का नंबर 1 था, इसका नंबर ये 2, इसका N 3 था और इसका N क्या था, N 4 था। और इसमें क्या, इस शेल्स में क्या, इसको इस सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट्स शेल्स और एनर्जी लेवल्स, इन सर्कुलर पाथ्स को उसने ऑर्बिट्स शेल्स या एनर्जी लेवल्स का नाम दिया था। और इन सर्कुलर पाथ्स की अपनी फिक्स एनर्जी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो इन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो सर्कुलेट करते हैं या न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करते हैं। अब ये देखें, के शेल न्यूक्लियस के करीब है, के शेल इज क्लोज टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू एल शेल। तो यहाँ पर इस के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू एल शेल, क्योंकि नील बोहर का एक पॉइंट था और उसमें यह कहता है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूक्लियस के करीब है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू those electrons which are present in the farther shell, which are a little bit distance from the nucleus, which are present at a little bit distance from the nucleus। तो यहाँ पर K शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसकी एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू L शेल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नज़दीक के न्यूक्लियर अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी और इलेक्ट्रॉन्स इतना उस तरह क्विकली वो मोशन नहीं कर सकते। और यहाँ पर जब फासला ज़्यादा हो जाते हैं न्यूक्लियस अट्रैक्शन वो कम हो जाती है और फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो क्विकली रिवॉल्व करते हैं और इस तरह इसकी एनर्जी वो ज़्यादा हो जाती है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये था नील बोहर एटॉमिक मॉडल। अगर इसके ज़हन में अगर आपके ज़हन में इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क आप किया करें और इस होमवर्क को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और इसको हम क्या करेंगे, इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके होमवर्क को हम इंशाल्लाह चेक करेंगे। होमवर्क है नील बोहर राइट डाउन नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल इन डिटेल। सो ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, थैंक्स। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।